नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के दलूपुरा इलाके में पवन नामक युवक ने स्टंट करते हुए खुद को गोली मारकर मौत को गले लगा लिया है। पुलिस के अनुसार पवन अपने चचेरे भाई हिमांशु की लाइसेंसी पिस्टल लेकर वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाते समय उसने पिस्टल में मैगजीन लगाकर इसे अपने सीने पर रखा और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधे उसके दिल में लगी और पवन की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के तुरंत बाद पवन को धर्मशिला अस्पताल वसुंधरा एनक्लेव में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के समय हिमांशु मौके पर मौजूद था और उसने पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, क्राइम टीम और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। अस्पताल और घटनास्थल दोनों जगहों से सबूत जुटाए गए। पुलिस ने लाइसेंसी पिस्टल और 10 कारतूस और वीडियो रिकॉर्डिंग वाला मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए LBS अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने इस मामले में थाना न्यू अशोक नगर में BNS धारा 105 और सशस्त्र अधिनियम के तहत FIR दर्ज कर ली है। शुरुआती जांच में इसे आत्मघाती घटना माना जा रहा है, लेकिन पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। वहीं पीलीभीत में वरुण गांधी ने अपने परिवार सहित नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस मुलाकात की जानकारी वरुण गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हुए दी। वरुण गांधी ने कहा कि उन्होंने परिवार सहित प्रधानमंत्री से मिलकर उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के व्यक्तिगत की सराहना करते हुए कहा कि उनके आभार मंडल में पितृवत स्नेह और संरक्षण का भाव दिखाई देता है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री से हुई इस भेंट उनके विश्वास और मजबूत करती है कि वो देश और देशवासियों के सच्चे अभिभावक है। ये मुलाकात राजनीति और सामाजिक हलकों में चर्चा का विषय बनी हुई है। वहीं मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सड़क पर किन्नरों के 2 गुटों में जमकर मारपीट का वीडियो सामने आया है। बीच सड़क पर हुए इस हाथापाई वोल्टेज ड्रामे से इलाके में अफरा तफरी मच गई है और मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। बताया जा रहा है कि दोनों गुटों के बीच पुराने विवाद चल रहा था, जो अचानक सड़क पर हिंसक झड़प में बदल गया। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे के बाल खींचे, लात घूंसे चलाए और जमकर मारपीट की। घटना को देख राहगीरों और स्थानीय लोगों के बीच बचाव का किसी तरह दोनों पक्षों को अलग कराया गया। इस दौरान काफी देर तक सड़क पर हंगामे की स्थिति बनी रही। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण किया। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है और विवाद के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर के योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर महाराज के एक बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने ऐलान किया है कि नवरात्रों के दौरान माता शंकुभरी देवी मंदिर में लगने वाले मेले में पहचान अभियान चलाया जाएगा। स्वामी यशवीर का कहना है कि मेले में आने वाले लोग किसी भी दुकान से सामान खरीदने से पहले दुकानदार की पहचान जांचें। उन्होंने दावा किया है कि स्वयं अपने समर्थकों के साथ मेले में चेकिंग अभियान चलाएंगे और संदिग्ध लोगों को बाहर करने की कोशिश करेंगे। ये मेला सहारनपुर में हर वर्ष नवरात्रों के दौरान आयोजित होता है, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस बार मेले को लेकर पहले भी विवाद हुआ था, जब मंदिर परिसर के पास कुछ पोस्टर लगाए जाने की खबर सामने आई थी। स्वामी के बयान के बाद मामला और संवेदनशील हो गया है। प्रशासन की भूमिका अब अहम मानी जा रही है, क्योंकि ऐसे आयोजनों में कानून व्यवस्था और सामाजिक सौहार्द बनाए रखना जरूरी होता है। फिलहाल ये देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है। जनपद सहारनपुर के शाकुंभरी देवी मंदिर पर 15 दिन तक नवरात्रि के समय मेला चलेगा और मेरा जो थूक मूत्र जिहादी गैंग है, उन सब से कहना है कि मेले में कोई भी अपनी दुकान न लगाए, न वहां घूमने के लिए जाए, क्योंकि ये मेला हिंदुओं का है। और जो थूक मूत्र जिहादी गैंग हिंदुओं के भोजन में, प्रसाद में थूक मूत्र आदि करके अशुद्ध करते हैं,
उनको मेले में जाने का कोई अधिकार नहीं है, न मेले में किसी भी प्रकार की पूजा आदि का सामान बेचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि कमाई ये हिंदुओं से करते हैं और आतंकवादी घटनाएं सारी हिंदू विरोधी गतियों के खिलाफ ये लोग करते हैं। तो वहां पर पुलिस प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि शाकुंभरी देवी मंदिर पर भरने वाले मेले पर कोई भी थूक मूत्र जिहादी गैंग न जाए, और यदि वहां पर कोई मिला तो मैं सभी हिंदुओं से कहना चाहूंगा, जब भी आप लोग वहां जाएं, किसी भी दुकान से सामान खरीदे तो चेक करें, आधार कार्ड भी चेक करें, और यदि कोई थूक मूत्र जिहादी गैंग का वहां पर दुकान करता मिला या घूमता हुआ मिला तो उसको मेले से बाहर करें। वहीं मुजफ्फरनगर पुलिस ने लाखों की चोरी की घटना का खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। ये घटना 13 मार्च को नई मंडी थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां एक घर से सोने चांदी के आभूषण चोरी हो गए थे। पीड़ित ने शुरुआत में अपने किराएदार पर चोरी का शक जताया था, लेकिन पुलिस जांच में मामला अलग निकला। जांच के दौरान पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले कारपेंटर रवि को गिरफ्तार किया है, जो इस चोरी का मास्टरमाइंड निकला। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर करीब 12 लाख रुपए की सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। इस कार्रवाई को सत्यनारायण प्रजापत ने प्रेस वार्ता में उजागर किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने मौके का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया था और शक को भटकाने की कोशिश की थी। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 13 मार्च 2026 को थाना क्षेत्र नई मंडी में एक घर के अंदर ताला तोड़कर चोरी हुई थी, जिसके संबंध में थाना नई मंडी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए सीओ नई मंडी के नेतृत्व में टीम्स का गठन किया गया था। पुलिस को इस घटना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण सुराग पता चले और उसके आधार पर इसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है, जिसका नाम रवि पुत्र मदन है। ये निवासी ग्राम बधाई कला थाना चरथावल का रहने वाला है। जहां जिस जगह का ये घटना स्थल है उसके पास में इसकी बढ़ई की कारपेंटर की दुकान है, और जो महिला जिसके यहाँ पे चोरी हुई ये वादी मुकदमा से पहले से परिचित था और इनको पता था कि इनके घर में जो है वो इस तरह की ज्वेलरी रखी हुई है। इसी के आधार पर जब ये यहाँ पे घर पे नहीं थे, इन्होंने जो मुख्य गेट है, जो मेन गेट है जहाँ पे ये लोग किराए पे रहते थे, उसका ताला एक डुप्लीकेट चाबी से खोला और उसके अलावा जो अंदर का ताला है ये ताला तोड़कर इसके द्वारा ये नकबजनी की घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस ने इसके कब्जे से पीली धातु और सफेद धातु के आभूषण बरामद किए हैं, जिसमें 4 कंगन चूड़ियां पीली धातु की है, एक गले का सेट, अंगूठी, 2 नाक की लौंग, एक जोड़ी टॉप्स, एक जोड़ी कुंडल, एक जोड़ी झुमकी और एक मंगलसूत्र, ये पीली धातु के हैं। इसके अतिरिक्त एक कमरबंद, 4 जोड़ी पाजेब, एक गले की चेन, सिक्के, 5 अंगूठी और कुछ छोटी ज्वेलरी जो है ये सफेद धातु की है। इस प्रकार लगभग ये 12 से 13 लाख के आसपास की एक नकबजनी की घटना थी, जिसको थाना मंडी पुलिस नई मंडी पुलिस द्वारा जो है अनावरण किया गया है और एक अभियुक्त को गिरफ्तार करते हुए मय माल के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा में फर्जीवाड़े का बड़ा खुलासा हुआ है। बिसरख थाना पुलिस ने ECHS कार्ड के दुरुपयोग से इलाज कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक महिला समेत 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी फर्जी आधार कार्ड और ECHS कार्ड का इस्तेमाल कर रहा था। करीब 6,50,000 रुपए का इलाज करा चुके थे। ये गिरोह पिछले 2 वर्षों से सक्रिय था और ऐसे लोगों को निशाना बनाता था जो इलाज का खर्च बचाना चाहते थे। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के जरिए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराते थे और बाद में क्लेम दिलाकर धोखाधड़ी करते थे। पुलिस ने आरोपियों के पास से व्हाट्सएप के माध्यम से इस्तेमाल किए गए फर्जी कार्ड और आधार कार्ड भी बरामद किए। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है और इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। बिसरख पुलिस टीम के द्वारा एक सराहनीय कार्य हुआ, जिसमें ECHS कार्ड को फर्जी तरीके से उपयोग करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। इसमें टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें जो मास्टरमाइंड उसका नाम दानिश है और वह अपने एक
अन्य साथी के साथ, जिसको हमने वांछित भी किया, इसको भविष्य में गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ये लोग के पास ECHS कार्ड्स का एक डेटाबेस था और ये लोग उस ECHS कार्ड को उन लोगों को प्रोवाइड कर देते थे जो लोग इसके हकदार नहीं होते थे। और जब लोग जो एलिजिबल ही नहीं थे ECHS कार्ड को होल्ड करके, ये लोग अस्पताल के कर्मी के साथ साठगांठ करके उन कार्ड्स को एक्सेप्ट करवा लेते थे और उसके बाद जो पैसा, जो कंपनसेशन का अमाउंट होता था, उससे कैशलेस ट्रीटमेंट हो जाता था और वह व्यक्ति जो इस कार्ड को मिसयूज कर रहा था उसको कोई भी पेमेंट नहीं करना पड़ता था, डायरेक्ट अस्पताल को सरकार से पेमेंट आ जाता था। इस संबंध में जो मास्टरमाइंड दानिश है उसको पहले भी फेज 2 पुलिस टीम के द्वारा ऐसे सिमिलर एक केस में गिरफ्तार किया गया है और ये जो पर्टिकुलर केस है थाना बिसरख में लिखा गया है, इसमें फिर से उसकी संलिप्तता शामिल है। इसके अलावा एक अन्य कर्मी 4 के अलावा है जो भविष्य में इसको गिरफ्तार किया जाएगा और इनके पास से मोबाइल फोन्स और ECHS कार्ड्स जो कि फर्जी हैं वो भी बरामद हुए। वहीं नोएडा में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां गैस कनेक्शन काटने की धमकी देकर ठगों ने एक बुजुर्ग से 21 लाख रुपए ठग लिए। जानकारी के अनुसार ठगों ने खुद को गैस कंपनी का कर्मचारी बताकर बुजुर्ग को फोन किया और बकाया बिल का हवाला देते हुए कनेक्शन काटने की धमकी दी। डर के माहौल में आए बुजुर्ग को एक लिंक भेजा गया जिस पर क्लिक करने के बाद उनकी बैंक संबंधी जानकारी ठगों के हाथ लग गई। इसके बाद साइबर अपराधियों ने खाते से करीब 21 लाख रुपए निकाल लिए। घटना का पता चलने पर पीड़ित ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है। वहीं साइबर विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अनजान कॉल या लिंक पर भरोसा ना करें और अपनी बैंकिंग जानकारी साझा करने से बचें। वहीं बदायूं में डबल मर्डर मामले में प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए आरोपी अजय प्रताप सिंह की संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया है। ये कार्रवाई HPCL बायोगैस प्लांट में हुए दोहरे हत्याकांड के बाद की जा रही है। गौरतलब है कि 12 मार्च को प्लांट में 2 अधिकारी सुधीर गुप्ता और हर्षित मिश्रा की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात के बाद जिला प्रशासन ने आरोपी की अवैध संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। प्रशासन ने पहले ही नोटिस जारी कर 3 दिन पहले दुकानों को खाली करा दिया था। इसके बाद आज SDM धर्मेंद्र सिंह ने नेतृत्व में कुल 11 दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्रवाई के दौरान सैजनी गांव को छावनी में तब्दील करा दिया गया और भारी पुलिस बल तैनात रहा। इसके अलावा आरोपी की मां ने नाम चल रही राशन कोटे की दुकान को भी निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन अब SIT रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है, जिसके बाद अन्य आरोपियों पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। इसमें ODR सड़क पे अवैध कब्जे की शिकायत पाई गई थी। उसके बाद PWD और राजस्व टीम द्वारा इसकी जांच की गई तो कुल 11 दुकानें अवैध अतिक्रमण की पाई गई थी। उसमें नोटिस जारी किए गए थे उनको हटाने के लिए, लिख सकता है इसमें आपको हटाए नहीं तो आज अतिक्रमण हटाया जा रहा है। कितने दुकानों पर चला जा रहा है? 11 दुकानों पर कितने दुकान है सर? दुकान किसकी है? एक तो अजय प्रताप सिंह के, सारे अजय प्रताप सिंह के परिवार की दुकान। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनिंदर शर्मा और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत न्यूज। आज हम खड़े हैं बदायूं जिले के थाना मूसाजाग क्षेत्र में सैजनी में, जहाँ विगत दिनों दोहरे हत्याकांड से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी और प्रशासनिक लगातार जांचें चल रही थी। जांचों के आधार पर जीरो टॉलरेंस पे योगी जी का कहना है कि जीरो टॉलरेंस के आधार पर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होनी है तो होनी है। उसी के संबंधित अपराधी की जो भी अपराधी की और अपराधी के परिवार की लगभग 5-6 से 10-11 दुकानें थी जो आज बुलडोजर बाबा के द्वारा तोड़ दी गई हैं और अग्रिम भी कार्रवाई चल रही है। और आप देखते रहिए डेली 24 भारत। वहीं अमरोहा के गजरोला में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविंद्र भाटी गुर्जर का जोरदार स्वागत किया गया। दिल्ली से नागपुर जाते समय रविंद्र भाटी का गजरोला फजलपुर रेलवे फाटक पर पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। स्वागत के दौरान कार्यकर्ताओं ने उन्हें शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया और भगवान वृद्धि की प्रतिमा भेंट की। इसके बाद भाटी भीम आर्मी के पूर्व जिला अध्यक्ष विकेश कुमार और के आवास पहुंचे, जहां पूर्व मंडल उपाध्यक्ष प्रशांत फेदुरिया और पूर्व सभासद कविंदर सिंह ने उन्हें अभिनंदन किया। इस अवसर पर
एएसपी जिला अध्यक्ष एडवोकेट मनोज कुमार, भीम आर्मी जिला संयोजक अजब सिंह, प्रदेश कोर कमेटी सदस्य देवेंद्र बेसला, पूर्व जिलाध्यक्ष प्रशांत अंबेडकर और एडवोकेट योगेंद्र सिंह, जिला महासचिव अथर आहान और कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर रविंद्र भाटी ने संभल के सीईओ के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मेरी नसीहत है कि सीईओ साहब को वर्दी उतारकर बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए। समारोह में उपस्थित सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाटी का उत्साहपूर्ण स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। आज मुरादाबाद मंडल की समीक्षा मीटिंग है और हमने अभी मेरठ मंडल की समीक्षा मीटिंग की थी और उसके बाद हमने सहारनपुर मंडल की समीक्षा मीटिंग की थी। पार्टी के संगठन को दुरुस्त करने के लिए, गांव-गांव पहुंचाने के लिए, बूथ कमेटियां, सेक्टर कमेटियां मजबूत करने के लिए हमने अभियान चलाया हुआ है और हमारे कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के साथ ही कमर कस चुके हैं, चाहे पंचायत चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो। और अब भाई चंद्रशेखर आजाद जी को और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज को शासक बनाना है भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में, और सारे कार्यकर्ताओं ने ठाना है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि 10 साल से भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, सबसे ज्यादा अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, सबसे ज्यादा आंदोलन करते हैं और ये पार्टी ने जनता के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने एक विकल्प दिया है कि जो ईमानदार, अच्छे मेहनती कार्यकर्ता है, जो अच्छे लोग हैं, जो राजनीति में कुछ करना चाहते हैं, वो आजाद समाज पार्टी ज्वाइन करें। संभल में सीओ साहब का एक बयान बड़ा वायरल हो रहा है, उसका ओवैसी जी का भी एक बयान आया, सब तमाम सारे लोग ऐसे सीओ साहब को मेरी ये नसीहत है कि उनको वर्दी उतार के आजाद उसकी भारतीय जनता पार्टी सदस्यता ले लेनी चाहिए। यदि उन्हें भाजपा का ही काम करना है, जबकि पुलिस अधिकारी संविधान के हिसाब से उनको ड्यूटी करनी चाहिए और संविधान में सब लोगों के धर्म को देख के, सब लोगों की आस्था को देख के और सब लोगों के जो अधिकार बाबा साहब ने दिए उनको पालन कराना होता है। लेकिन अधिकारी ने तो बीजेपी के मेंबर बने हुए हैं। ऐसे कार्यकर्ता के खिलाफ, ऐसे जिस तरह वो एक विशेष समुदाय के खिलाफ धमकाने का प्रयास कर रहे हैं उस पद पर बैठ के, हाई कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है कि ऐसे अधिकारियों को अपनी सही तरीके से ड्यूटी का पालन करना चाहिए। ये जनता के सेवक हैं और जनता के टैक्स से इनको तनख्वाह मिलती है, वो किसी एक पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। वहीं वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र में फेसबुक पर शुरू हुए प्रेम संबंध का दर्दनाक अंत सामने आया है। मुंबई की रहने वाली अर्चना यादव ने साल 2023 में भुसोला निवासी कमलेश पटेल से फेसबुक के माध्यम से संपर्क किया था। बातचीत धीरे धीरे गहरी हुई और दोनों के बीच संबंध नजदीकी बढ़ी। महिला के अनुसार पिछले 1 साल से दोनों लगातार मिलते रहे और साथ रहने लगे। इसी दौरान वो गर्भवती हुई और कमलेश ने उसका गर्भपात करवाया। जब अर्चना ने शादी की बात उठाई तो कमलेश ने साफ इनकार कर दिया। शादी से इनकार के बाद अर्चना वाराणसी पहुंची और कमलेश और उसके परिवार से न्याय की मांग की। पीड़िता का आरोप है कि कमलेश के परिजन ने उसे धमका रहे थे और न्याय देने से इनकार कर रहे थे। बीते 4 दिनों से महिला दर दर भटक रही है। चोलापुर थाने में शिकायत देने के बावजूद पुलिस ने उसे वापस लौटा दिया। ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है और एक बार फिर ऑनलाइन रिश्तों में भरोसा और सुरक्षा की चुनौतियों पर सवाल खड़ा करता है। क्या नाम आपका है? अर्चना। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मुंबई से आई हूँ मैं। किस लिए आई हैं? मुंबई से बनारस क्यों आई हैं? बनारस आई हूँ मैं, मेरे साथ में मतलब शादी करके मुंबई में रह रहे थे और अब मुझसे बातचीत नहीं कर रहे थे, नंबर मेरा बंद कर दिए थे, मैं इसलिए मैं यहाँ पे आई थी। किससे शादी करने के लिए आप बात की और कौन शादी नहीं किया आपने? उनका नाम कमलेश पटेल नाम है, भुसौला के रहने वाले, चोलापुर थाना है। कितने दिनों से आपका संबंध उनसे है? 2 साल से मेरा उनसे संबंध है। कैसे मिलना हुआ आपका उनसे? FB से हुआ था। आपकी किसी और से पहले शादी किसी और हुई? हाँ, मेरी पहले शादी हुई थी, मेरे पहले हस्बैंड एक्सपायर हो चुके हैं, एक बच्चा है मेरे पास में। कैसे मुलाकात आपसे उनसे हो गई? FB से हुई थी। कितने वर्ष समय तक चला आपका संबंध उनसे? 2 साल से ही। 2 सालों के अंतराल में शादी की, आपको उनसे बात की, क्या बोलोगे? अभी नहीं रखने के लिए तैयार हैं कि नहीं रखूंगा, बोल रहे हैं कि मैं जेल जाऊंगा, मुझे मंजूर है पर मैं रखूंगा नहीं। तो बनारस में किस लिए आई हैं? उनसे मिलने आई? हाँ, मैं उनके पास आई थी। तो मिली आपको
उनसे क्या बात हुई? नहीं, वो भाग गए हैं। 2 बार पकड़े गए थे, फिर हाँ बोले, फिर उसके बाद में फिर भाग गए वो, नंबर बंद कर दिए। नहीं मुलाकात हुई तो आप कहीं थाने पे किसी और गई तो आई थी, क्या हुआ? थाने पर गई थी, वहाँ पे लिख के ले लिए, पर कुछ कोई चीज मुझे कागज पत्र वगैरह कुछ दिए नहीं। मुझे बोले कि आप चली जाओ, जाने दो, छोड़ दो वो सब चीजें। कितने समय से आप यहाँ बनाते हैं? मैं संडे से यहाँ पे हूँ करके 4 दिन हो गए मुझे। जिससे आपका बातचीत हुआ उसको आप जानती हैं, पहचानती हैं, कहाँ रहता है? हाँ, मैं जानती हूँ। फिलहाल मेरे साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।